नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि थोड़ी अजीब किताब पर बात करने वाले हैं। ये 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, पर आज भी आपको कहीं ना कहीं बेस्टसेलर लिस्ट में मिल जाएगी। किताब का नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच मतलब नाम ही देखिए। हाँ, 1910 में वैलेस डी वॉटल्स ने लिखी थी। और टाइटल ही अपने आप में एक बहुत बड़ा एक बोल्ड दावा है। सिर्फ अमीर कैसे बने नहीं, बल्कि अमीर बनने का विज्ञान। बिल्कुल, लेखक इसे कोई फिलॉसफी की किताब नहीं कहते, बल्कि एक प्रैक्टिकल मैनुअल बताते हैं। वो साफ साफ लिखते हैं कि ये उन लोगों के लिए है जिन्हें पहले पैसों की जरूरत है। हाँ, फिलॉसफी पर वो बाद में सोच लेंगे। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जो आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। चलिए इसके दावों को जरा गहराई से परखते हैं। और इसकी शुरुआत ही एक बहुत बड़े विचार से होती है, जिसे किताब में एकवादी सिद्धांत या मोनेस्टिक थ्योरी कहा गया है। अच्छा। यानी हर चीज एक ही मूल चीज से बनी है। हाँ। और बॉटल्स का दावा है कि अगर आप उनके बताए तरीकों पर चलें तो अमीर बनना उतना ही पक्का है जितना 2 और 2 का 4 होना। मतलब फेल होना नामुमकिन है। वो यही कहते हैं। हाँ। इसमें फेल होना नामुमकिन है। तो चलिए इस लगभग गणितीय दावे की एक एक परत को खोलते हैं और देखते हैं कि अमीर बनने का ये विज्ञान असल में है क्या। हाँ। किताब का पहला ही चैप्टर एक बहुत ही बुनियादी लेकिन चौंकाने वाले विचार से शुरू होता है। वो कहते हैं अमीर होना आपका हक है। बल्कि वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप अमीर नहीं हैं तो आप एक कामयाब और मुकम्मल जिंदगी जी ही नहीं सकते। अच्छा। यहाँ अमीर होने का मतलब सिर्फ गुजारे लायक पैसे होना नहीं है। हाँ। उनका तर्क ये है कि इंसान का शरीर है, मन है, आत्मा है। इन तीनों के पूरे विकास के लिए चीजों का इस्तेमाल करना जरूरी है। और चीजों को इस्तेमाल करने के लिए पैसे चाहिए। जैसे मन के विकास के लिए किताबें चाहिए। हाँ। घूमने फिरने का मौका चाहिए। शरीर के लिए अच्छा खाना, अच्छे कपड़े। और आत्मा के विकास के लिए? आत्मा के विकास के लिए प्यार और दूसरों की मदद करना जरूरी है। और प्यार भी तब पूरी तरह से जाहिर होता है जब आप कुछ दे सकें। मतलब उनकी नज़र में अमीर बनने की इच्छा कोई लालच नहीं है, बल्कि जिंदगी को और भरपूर तरीके से जीने की एक स्वाभाविक इच्छा है। सही कहा। वो तो कहते हैं कि जो इंसान ज्यादा नहीं चाहता वो असामान्य है। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी चौंकाती है। मतलब क्या वो ये कह रहे हैं कि टैलेंट का या आप किस माहौल में पैदा हुए हैं इसका अमीर बनने से कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल। ये तो हमारे आम विश्वास के बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल, और यही उनका सबसे बड़ा तर्क है। यहीं से उनका मुख्य सिद्धांत आता है, एक खास तरीका। सर्टेन वे। हाँ, उनका कहना है कि अमीर बनना आपके माहौल, आपकी प्रतिभा या पैसे बचाने की आदत का नतीजा नहीं है। ये चीजों को एक खास तरीके से करने का नतीजा है। तो वो जो उदाहरण देते हैं कि एक ही बिजनेस में 2 लोग। हाँ, वो कहते हैं कि अगर माहौल से फर्क पड़ता तो एक ही शहर के एक ही मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग अमीर या सभी गरीब होते, पर ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं एक अमीर हो जाता है, दूसरा गरीब रह जाता है। इसका मतलब सफलता इस बात में नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, बल्कि इस बात में है कि वो उसे कैसे कर रहे हैं। सही कहा। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि बहुत टैलेंटेड लोग अक्सर गरीब रह जाते हैं, जबकि कम टैलेंट वाले अमीर बन जाते हैं। तो उनका मानना है कि ये खास तरीका किसी खास हुनर पर निर्भर नहीं करता। कोई भी मर्द या औरत जिसमें इन शब्दों को पढ़कर समझने की क्षमता है, वो अमीर बन सकता है। वो निश्चित रूप से अमीर बन सकता है। उनका विश्वास है कि अमीर बनना एक विज्ञान है, और अगर कारण एक जैसे हों तो परिणाम भी हमेशा एक जैसे ही होंगे। और वो कारण है चीजों को उस खास तरीके से करना। बिल्कुल। ये खास तरीका तो ठीक है, लेकिन बॉटल्स इसके शक्ति का स्रोत किसे मानते हैं? यहीं पर बात थोड़ी आध्यात्मिक और सच कहूं तो थोड़ी अजीब हो जाती है ना? हाँ, यहीं पर उनके दर्शन का मूल आता है। बॉटल्स एक निराकार पदार्थ की बात करते हैं, फॉर्मलेस सब्सटेंस, या सोचने वाला पदार्थ। हाँ, थिंकिंग सब्सटेंस। उनका मानना है कि हम ब्रह्मांड में जो कुछ भी देखते हैं, सूरज, चांद, धरती, ये सब एक ही मूल पदार्थ से बने हैं। और ये पदार्थ सोचता है? हाँ, ये अपनी असल अवस्था में निराकार है, बिना किसी शक्ल के, लेकिन ये सोचता है। और ये जिस भी चीज के बारे में सोचता है, ये वही रूप ले लेता है। तो ये सोचने वाला पदार्थ, ये सुनने में काफी हद तक वैसा ही लग रहा है जिसे आज के दौर में लोग द यूनिवर्स या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। आप बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं। अच्छा। ये विचार आज के मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांतों का ही एक शुरुआती रूप है। मूल विचार वही है कि ब्रह्मांड एक रचनात्मक ऊर्जा है जो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करती है। तो वो जो 3 मौलिक प्रस्ताव हैं, वो इसी पर आधारित है? हाँ, बिल्कुल। पहला, एक सोचने वाला पदार्थ है जिससे सब कुछ बना है। दूसरा,
इस पदार्थ में जब कोई विचार आता है तो वो विचार उस चीज को पैदा कर देता है जिसकी छवि उस विचार में है। और तीसरा, जो सबसे अहम है, कि इंसान अपने मन में चीजों की छवि बना सकता है और उस छवि को इस निराकार पदार्थ तक पहुंचाकर वो उस चीज का निर्माण करवा सकता है जिसके बारे में वो सोच रहा है। लेकिन इस पर यकीन करना, ये तो विज्ञान से ज्यादा आस्था की बात लगती है। वॉटल्स इस बात को मानते हैं। वो कहते हैं कि आपको इस पर बिना किसी शक के पूरी तरह से विश्वास करना होगा। वो तर्क देते हैं कि जैसे हम बीमारी के माहौल में सेहत के बारे में सोच सकते हैं या गरीबी के बीच अमीरी के बारे में, वैसे ही हमें इस सिद्धांत को सच मानकर चलना होगा। इसे एक फैक्ट के तौर पर स्वीकार करना ही पहला और सबसे जरूरी कदम है। ठीक है, अगर हम एक पल के लिए इस बात को मान भी लें तो ये हमारे काम करने के तरीके को कैसे बदलता है? यहीं से मानसिकता में बदलाव की बात आती है ना? हाँ, किताब कहती है कि हमें कंपटीशन वाली सोच से पूरी तरह बाहर निकलना होगा। मतलब ये सोचना बंद करना होगा कि दुनिया में संसाधन सीमित हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। वॉटल्स कहते हैं कि अगर आपको कुछ चाहिए तो वो किसी और से छीनना पड़ेगा। ये सोचना बंद कीजिए। ये कॉम्पिटिटिव माइंड है। और अपनाना क्या है? क्रिएटिव माइंड। आपको एक निर्माता, एक क्रिएटर बनना है, प्रतियोगी नहीं। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि आप निर्माता बने, प्रतियोगी नहीं। लेकिन असल दुनिया में तो चाहे वो नौकरी हो या बिजनेस, हर जगह गला काट कंपटीशन है। इसे कोई कैसे लागू कर सकता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और देखिए, वॉटल्स का जवाब ये है कि आप किसी मौजूदा चीज के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं। अच्छा। आप उस निराकार पदार्थ से अपने लिए एक नई चीज का निर्माण कर रहे हैं। जब आप अपनी मनचाही नौकरी पाते हैं तो वो इस तरह से होता है कि उससे किसी और का नुकसान नहीं होता, बल्कि शायद दूसरों के लिए भी नए अवसर पैदा होते हैं। हाँ, आपका मकसद किसी को हराना नहीं, बल्कि अपनी मनचाही चीज को अस्तित्व में लाना है। और इसका एक प्रैक्टिकल तरीका वो बताते हैं। क्या? हर लेन देन में वैल्यू बढ़ाना। हाँ, वो उपयोग मूल्य और नकद मूल्य का उदाहरण, वो काफी दिलचस्प है। हाँ, वो कहते हैं कि आपको हर लेन देन में हमेशा आपके द्वारा लिए गए पैसों यानी कैश वैल्यू से ज्यादा का उपयोग मूल्य, यूज वैल्यू देना है। उनका वो एस्किमो वाला उदाहरण? हाँ, उदाहरण थोड़ा पुराना है लेकिन बात साफ करता है। अगर आप एक एस्किमो को, जिसे फर चाहिए, $500 के फर के बदले में एक महंगी पेंटिंग बेचते हैं तो आपने उसे ठगा है, क्योंकि उसके लिए उस पेंटिंग का कोई उपयोग मूल्य नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसे $50 की एक बंदूक देते हैं जिससे वो और ज्यादा फर और भोजन हासिल कर सकता है, तो उसने एक अच्छा सौदा किया है, क्योंकि उस बंदूक का उपयोग मूल्य उसके लिए $50 से कहीं ज्यादा है। सही कहा। तो इसका मतलब है कि हर बिजनेस डील में सिर्फ अपना फायदा नहीं देखना है, बल्कि ये पक्का करना है कि सामने वाले को भी उसकी दी हुई कीमत से ज्यादा वैल्यू मिले। बिल्कुल, ये तो आज के विन विन नेगोशिएशन जैसा ही सिद्धांत है। और इसी क्रिएटिव माइंडसेट को बनाए रखने के लिए एक और चीज बेहद जरूरी है। क्या? आभार, ग्रेटिट्यूड। वॉटल्स इसे सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं मानते हैं ना? नहीं, वो इसे एक वैज्ञानिक नियम कहते हैं, द लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड। लेकिन आभार महसूस करना हमेशा आसान नहीं होता, खासकर जब कोई मुश्किलों से घिरा हो। इसके लिए कोई व्यवहारिक सलाह है? वो इसे बहुत प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं। उनका कहना है कि ज्यादातर लोग जो बाकी सब कुछ सही करते हैं, वो सिर्फ आभार की कमी के कारण गरीब रह जाते हैं। ऐसा क्यों? उनका तर्क है कि आभार का नियम आपको ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा के साथ एक लाइन में ले आता है। जब आप उन अच्छी चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आप और अच्छी चीजों को अपनी ओर खींचते हैं। और इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि आभारी मन हमेशा सर्वश्रेष्ठ पर ध्यान केंद्रित करता है। जब आप लगातार अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं तो आपका मन उन्हीं चीजों से भर जाता है और आप ब्रह्मांड की नकारात्मक शक्तियों के साथ जुड़ जाते हैं। सही कहा। लेकिन जब आप जानबूझकर उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तो आपका मन सृजन के स्रोत के करीब रहता है। और आभार से ही विश्वास पैदा होता है और बना रहता है। जो इंसान शुक्रगुजार नहीं है वो लंबे समय तक विश्वास नहीं रख सकता। ठीक है, तो हमने मानसिकता की बात कर ली, क्रिएटिव बनना, आभारी रहना। अब इसे हकीकत में बदलने के लिए पहला कदम क्या है? किताब कहती है एक साफ मानसिक तस्वीर बनाना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आप जो चाहते हैं उसकी एक बिल्कुल निश्चित, साफ और विस्तृत तस्वीर आपके दिमाग में होनी चाहिए। सिर्फ एक धुंधली सी इच्छा नहीं कि मैं अमीर बनना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं। अगर आपको एक घर चाहिए तो वो कैसा दिखता है, उसमें कितने कमरे हैं, उसका रंग कैसा है, आप उसमें क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ साफ होना चाहिए।
वो किताब में एक उदाहरण है ना उस आदमी का जो सिर्फ एक कालीन और एक स्टोव की कल्पना करता है और उसे वही मिलता है, क्योंकि वो उससे बड़ी चीज की कल्पना ही नहीं कर पाता। सही। और सिर्फ तस्वीर बनाना काफी नहीं है, उस तस्वीर के पीछे दो चीजें और होनी चाहिए, उद्देश्य और विश्वास। हाँ, उसे साकार करने का एक मजबूत उद्देश्य और अटूट विश्वास कि वो चीज पहले से ही आपकी हो चुकी है। आपको मानसिक रूप से उस घर में रहना शुरू करना होगा, उन चीजों का इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल। आपको लगातार उस तस्वीर को अपने मन में रखना है और उसे हकीकत की तरह महसूस करना है। यहाँ पर इच्छा शक्ति यानी विल पावर की भूमिका भी आती है, लेकिन वैसे नहीं जैसे हम आम तौर पर सोचते हैं। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है जो वॉटल्स देते हैं। वो कहते हैं कि अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कभी भी दूसरों पर या चीजों पर या भगवान पर नहीं करना है। मतलब किसी को अपनी बातों से या मानसिक शक्ति से कुछ करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करना उतना ही गलत है जितना शारीरिक रूप से मजबूर करना। ऐसा करने से आपका उद्देश्य नाकाम हो जाएगा। तो फिर इच्छा शक्ति का सही इस्तेमाल क्या है? इच्छा शक्ति का एकमात्र सही इस्तेमाल है खुद पर, अपने आप पर। हाँ, अपने आप को सही तरीके से सोचने और काम करने के लिए मजबूर करना, यानी अपने ध्यान को नियंत्रित करना। जब गरीबी, शक या डर के विचार मन में आए तो अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके उन्हें हटाना और अपना ध्यान वापस अपनी मानसिक तस्वीर पर केंद्रित करना। बिल्कुल। तो ये बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने का जरिया नहीं है, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को अनुशासित करने का जरिया है। ये बहुत जरूरी बात है। और अब हम आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, कर्म यानी एक्शन। हाँ, क्योंकि सिर्फ सोचना ही काफी नहीं है। ये वो चट्टान है जिस पर, जैसा कि किताब कहती है, कई आध्यात्मिक विचारक जहाज की तरह टूट जाते हैं। एकदम सही है। वो विचार को कर्म से नहीं जोड़ते। विचार चीजों को आपकी तरफ लाता है, लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए आपको कर्म करना ही पड़ेगा। आप सिर्फ सोफे पर बैठकर चीजों के प्रकट होने का इंतजार नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। और कर्म कब करना है? भविष्य में, जब सही मौका आएगा तब नहीं, आपको अभी काम करना है, नाउ। अपने आज में, अपने मौजूदा काम में, अपने मौजूदा माहौल में। आप जहां हैं वहीं से काम शुरू कर सकते हैं। माहौल बदलने का इंतजार नहीं करना। आपको अपने आज के काम से ही माहौल को बदलना है। हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जब उनके पास बेहतर नौकरी होगी तब वो मेहनत करेंगे। वॉडल्स इसका उल्टा कह रहे हैं। वो कहते हैं कि अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान अपने आज के काम में लगा दो। हर दिन जो भी काम आपके सामने है उसे पूरी कुशलता और सफलता की भावना के साथ करो। हर दिन को एक सफल दिन बनाओ। बिल्कुल। अगर आपका हर दिन सफल होता है तो आपका अमीर बनना तय है। अपने मौजूदा काम का इस्तेमाल एक बेहतर काम पाने के साधन के रूप में करो। उस नौकरी में पूरी लगन और विश्वास के साथ काम करो जो अभी है, ये जानते हुए कि ये तुम्हारी मनचाही नौकरी की तरफ एक कदम है। हाँ, विचार और कर्म का ये संयोजन ही सफलता की कुंजी है। तो अगर हम द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के पूरे सार को कुछ वाक्यों में समेटें तो ये होगा। सबसे पहले, आप जो चाहते हैं उसके एक साफ मानसिक तस्वीर बनाएं। दूसरा, उस तस्वीर को एक मजबूत उद्देश्य और अटूट विश्वास के साथ अपने मन में धारण करें। तीसरा, जो कुछ भी अच्छा आपके पास है उसके लिए हमेशा आभारी रहें। चौथा, अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग अपने ध्यान को अपनी तस्वीर पर केंद्रित रखने के लिए करें। और पांचवा, आप जहां हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसे तुरंत और पूरी कुशलता के साथ करें। और इन सब के पीछे की मूल भावना ये है कि आप एक निर्माता हैं, प्रतियोगी नहीं, और आप हमेशा हर लेनदेन में दिए गए नकद मूल्य से ज्यादा का उपयोग मूल्य दे रहे हैं। तो वॉटल्स के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है तो उसकी सफलता गणितीय रूप से निश्चित है। फेल होना असंभव है। तो हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं, क्या यह एक विज्ञान है? आज के दौर में शायद हम इसे विज्ञान न कहकर एक बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक ढांचा कहेंगे, है ना? हाँ, कह सकते हैं। ये इस विचार पर आधारित है कि हमारी सोच और हमारे काम करने का तरीका हमारी हकीकत को आकार देता है। इस किताब की एक आलोचना ये भी हो सकती है कि यह गरीबी के सामाजिक और व्यवस्थागत कारणों को नजरअंदाज करती है। हाँ, और सारी जिम्मेदारी व्यक्ति पर डाल देती है। यह एक जरूरी पहलू है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, ये एक वैध आलोचना है। ये किताब व्यक्तिगत मानसिकता पर केंद्रित है, लेकिन फिर भी इसके सिद्धांत जैसे कि वैल्यू देना, आभार व्यक्त करना और अपने आज के काम पर ध्यान केंद्रित करना, ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। वॉटल्स का दावा है कि असफलता असंभव है। चलिए एक प्रयोग के बारे में सोचते हैं। अगर कोई इस एक बात को सिर्फ एक दिन के लिए पूरी तरह से सच मानकर चले कि वो जो भी करेगा उसमें फेल हो ही नहीं सकता,
तो उसका वो एक दिन कैसा दिखेगा? ये विश्वास आज उसे कौन सा एक काम करने के लिए प्रेरित करेगा जिसे वो अब तक टालता आ रहा है?